नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो बुक 2 है, जो दूसरी बुक है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जब हमने बुक 2 स्टार्ट की थी, उससे पहले हम बुक 1 पर थे, जिसमें कि हम मॉड्यूल 1 पढ़ रहे थे, व्यवसाय हमारे आसपास। इस मॉड्यूल 1 में हम लोग 3 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। जो तीसरा चैप्टर था वो था व्यवसायिक पर्यावरण, वो हमने पढ़ लिया है। आज हम चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यवसाय की आधुनिक विधियाँ। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें हम बात करने वाले हैं व्यवसाय की कुछ आधुनिक विधियों के बारे में। जैसे व्यवसाय पहले किया जाता था, जैसे बिजनेस पहले होता था, वैसे अब नहीं किया जाता है। अब काफ़ी कुछ जो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है ना। व्यवसाय में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है इंटरनेट के आने से। ख़ास तौर से इंटरनेट के आने के बाद से तो व्यवसाय का स्वरूप ही बदल गया है, ठीक है। जैसे मेरे को एक स्कूटर लेना था, ठीक है ना। एक बिजली का स्कूटर मुझे लेना था, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना था जो कि बिजली से चलता है। तो उस स्कूटर को लेने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो ये था कि मैं ऐसे किसी शोरूम में जाता। यहाँ मैंने होंडा के शोरूम को दिखा रखा है आपको, लेकिन ऐसा ही कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक शोरूम होता, वहाँ मैं जाता और वहाँ से स्कूटर को देखता फिज़िकली, उसको चला कर देखता, उसको उसके बारे में जानकारी लेता। वहाँ पे शोरूम पे जाके व्यक्तिगत विक्रय वहाँ होता, ठीक है ना। तो वहाँ मुझे ज़्यादा जानकारी मिलती। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने एक ओला इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, ओला कंपनी को आप जानते होंगे, उसके द्वारा एक अपना स्कूटर लॉन्च किया गया, ठीक है ना। 15 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग थी। उससे पहले ही इसने जुलाई में प्री बुकिंग करा ली थी, ठीक है ना। तो जुलाई में इसने प्री बुकिंग करा ली थी 499 रुपीज़ दे के। तो जिसने स्कूटर लॉन्च किया वो 15 अगस्त को किया, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था। उस दिन इसने स्कूटर लॉन्च किया, ओला S1 और ओला S1 प्रो, ठीक है ना। 2 वेरिएंट इसने स्कूटर लॉन्च किए। मैंने ओला S1 जो वेरिएंट है वो इसकी वेबसाइट पर जाकर ख़रीद लिया। इसकी वेबसाइट कुल मिला के ऐसे दिखती है। यहाँ इस वेबसाइट के पेज पर ओला S1 लिखा हुआ है। ओला S1 का जो प्राइस है वो 999 यानी कि करीब 1 लाख रुपये से स्टार्ट होता है। इसको रिज़र्व आप 499 में करा सकते थे, ठीक है ना। तो ये सब मैंने जाकर इसकी वेबसाइट पर जाकर ही परचेस वहाँ से कर लिया। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने इसकी फाइनल पेमेंट भी कर दी है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट मुझे अपनी फैक्ट्री से सीधे मेरे घर तक डिलीवरी देगा। मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो स्कूटर होगा वो सीधे मेरे घर पर आएगा और साथ साथ यहाँ पर ये मेरे को उसका रजिस्ट्रेशन भी करा के देगा, ठीक है ना। जो रजिस्ट्रेशन होता है ना RTO में, वो भी यही कंपनी करा के देगी। तो आप देखिए, इसने बीच में जो स्टेप्स होते थे, डीलर होते थे, सब डीलर्स होते थे, वो सारे गायब कर दिए। सीधे कंपनी से माल कहाँ आ रहा है, ग्राहक के घर तक आ रहा है, ठीक है। तो ये व्यवसाय की एक आधुनिक पद्धति है। और किसके द्वारा संभव है ये? इंटरनेट के द्वारा संभव है। या फिर आप कह सकते हैं जो दूर संचार की या सूचना प्रौद्योगिकी की जो नई तकनीकें हैं, उनके माध्यम से चीज़ संभव हो पाई है कि मैं घर बैठे एक स्कूटर खरीद पाया हूँ। मैंने उस स्कूटर को फिजिकली देखा भी नहीं है, चलाकर भी नहीं देखा है, ठीक है ना। कुछ नहीं, मैं उसके बारे में खाली उसके बारे में जो उन्होंने बताया है अपनी वेबसाइट पे, जो वीडियोस के माध्यम से मुझे जानने को मिल रहा है, उसी के बेस पर ही, उसके आधार पर ही मैंने ये स्कूटर ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो ये बात थी। एक मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया। ये मेरा व्हाट्सएप ID है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पाठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई सवाल समझ में नहीं आता है, तो मेरे को इस पर मैसेज डाल दीजिए, या फिर आप मुझे 6 से 7 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर भी आप मैसेज के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वह है व्यवसाय की विधियाँ। तो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करने के लिए हम साधारण रूप पे क्या होता है, हम लोग व्यक्तिगत रूप से पास के बाज़ार में जाते हैं, जहाँ क्रेता और विक्रेता लेन देन करने के लिए एकत्रित होते हैं, ठीक है ना। वहाँ क्रेता और विक्रेता मिलते हैं। हम एक दुकान पे गए, दुकान पे हमको कौन मिलेगा? क्रेता मिलेगा, ठीक है ना। और हम कौन हैं? दुकान पे हमको विक्रेता मिलेगा और हम क्रेता हैं, हमको सामान खरीदना है, ठीक है ना। तो दुकान पे होगा सेलर और हम हैं बायर,
ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से बाजार में जाते हैं, बाजार में जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए। क्रेता जो होता है, जो हम हैं, बायर है, वो गुणवत्ता की जांच तथा मूल्य का सौदा करता है। वो देखता है कि माल की क्वालिटी कैसी है, उसकी जांच करता है। अगर उसमें कुछ ISI मार्क देखना है या फिर एग मार्क देखना है, ये सारे वो मार्क देखता है, ठीक है ना। या फिर नॉन वेज और वेज वाला जो ग्रीन और रेड वाला सिग्नल होता है वो देखता है, ठीक है ना। तो उसकी जांच करने के पश्चात वो मूल्य का सौदा करता है। जो प्रोडक्ट पे मूल्य लिखा रहता है, MRP लिखा रहता है, उस पर भी वो बायर जो है वो सेलर के साथ नेगोशिएट करता है। वो कहता है कि हाँ भाई थोड़ा पैसा आप कम कर लीजिए। तो इस प्रकार से सौदा करता है। और विक्रेता क्या करता है, जो सेलर होता है वो संभावित क्रेताओं को लेन देन को अंतिम रूप देने के लिए समझाता है। वो हमें समझाता है कि आप ये माल ले लीजिए, ये माल इतने पैसे का है, ये माल हम आपको इतने पैसे का लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो समझाता है। कभी कभी हम विक्रेताओं से टेलीफोन के माध्यम से अथवा पत्राचार के माध्यम से भी संपर्क करते हैं। जब हमारे पास विक्रेता थोड़ा दूर होता है या हम थोड़े बिजी होते हैं तो हम टेलीफोन के माध्यम से भी उससे संपर्क कर लेते हैं। पत्राचार का माध्यम तो अब बहुत कम यूज़ होता है, जबकि हम किसी को लेटर लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेटर लिख सकते हो, आप ईमेल से पता करते हो कई बार, ठीक है ना। कई बार आप जो सेलर होते हैं उनसे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो आप। तो पिछले कुछ समय से, जब से जो तकनीकी चेंज आए हैं, तकनीकी परिवर्तन आए हैं, लेन देनों के काल्पनिक बाजार विधि भी गति पकड़ ली है, ठीक है ना। तो जो लेन देनों के लिए जो काल्पनिक बाजार की एक विधि है, जहाँ पे एक इमेजिनरी मार्केट है। आप इंटरनेट पे जाते हो ना, आप कोई सामान आपको कोई फिजिकली थोड़ा दिखता है, सबकी आपको फ़ोटो मिलती है या वीडियो मिलते हैं। तो वो एक तरह से कैसा बाजार हो गया, काल्पनिक, जो कल्पनाओं में है, ठीक है ना। तो वो जो काल्पनिक बाजार विधि है वो भी गति पकड़ रही है। इस माध्यम से, इस तरीके से लोग बिना बाजार गए अपने घर बैठकर इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर लेते हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने घर बैठकर ही इच्छित वस्तुओं, जो उनको वस्तुएं चाहिए और जो सेवाएं उनको चाहिए, वो प्राप्त कर लेते हैं। ये सब सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है। इस सब के पीछे जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है ना, बहुत बड़ा कारण है, जिसके के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है। इसे क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय या फिर व्यवसाय कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट के बारे में आप परिचित होगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक जाल है, ठीक है ना, एक नेट है। उससे सारे कंप्यूटर्स, सारे मोबाइल्स, ठीक है ना, अधिकतर चीज़ें अब जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, आपस में कनेक्टेड हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसके माध्यम से किसी भी विषय के संबंध में सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है, आप जाते हो गूगल पे, कुछ भी आप टाइप करते हो गूगल सर्च पे, तो वो आपको ढूंढ कर दे देती है। तो आपकी ज़िंदगी इसने बहुत ज़्यादा आसान कर दी है, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक चित्र दिखा दिया है मैंने। प्रमुख समाचार पत्र, टेलीविज़न चैनलों पर उपलब्ध समाचारों को आप पढ़ सकते हैं, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, इन सब की अपनी वेबसाइट्स हैं। आप जाइए इनकी वेबसाइट पे और जाकर आप क्या पढ़ सकते हो, जो जितने भी समाचार हैं वो आराम से पढ़ सकते हो। ऐसी टेलीविज़न चैनलों की भी अपनी वेबसाइट्स हैं, इवन यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उस पर जाकर आप समाचार सुन सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। ईमेल का प्रयोग करके, इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट आपको ये सुविधा देता है कि ईमेल का प्रयोग करके आप संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को संदेश भेज सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को चाहे तो संदेश भेज सकता है। तो ये सारे लोग क्या हैं, आपस में नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो सरकार या फिर व्यक्ति या निजी संगठनों के डेटाबेस, उनके बारे की उनकी जानकारियाँ, उनके तथ्य, उनके बारे में आंकड़े, इनकी खोज आप कर सकते हैं इंटरनेट पे। आपको पता करना है कि कोई एक जो कंपनी है, कोई एक निजी संगठन है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, ठीक है ना, उसने कितना प्रॉफिट कमाया पिछले साल में या कितना उसको लॉस हुआ। ये सारी जानकारी आप उसकी वेबसाइट पर जाकर जो आंकड़े हैं वहाँ उनकी मदद से देख सकते हैं, खोज सकते हैं आसानी से। ये सब किसके वजह से संभव है, ये सब इंटरनेट की वजह से संभव है। ऐसे ही फाइल, कोई चित्र, कोई आप पिक्चर भेजते हैं, कोई सजीव चित्र यानी कि एनिमेशन टाइप, ये सब आप एक आदि को आप दूसरे स्थान पर भेज सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, चाहे वो इंटरनेट, चाहे वो ईमेल से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो। जब दो पक्ष या व्यक्ति इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो एक दूसरे से बातचीत भी की जा सकती है। ये बहुत इजी चीज़ है, आपको पता होगा। आजकल आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग भी कर लेते हो या फिर गूगल डुओ से भी कॉलिंग कर लेते हो और संदेश भी आप
भेज सकते हैं, ठीक है ना। जूम के माध्यम से मीटिंग करते हो, सब इंटरनेट के माध्यम से होती है। ऑनलाइन खरीद के लिए वस्तुओं और सेवाओं का सूचीपत्र ढूंढकर सूचना प्राप्त कर सकते हो। आप ऑनलाइन कुछ सामान खरीदना चाह रहे हो तो आप वस्तुओं और सेवाएं जो हैं उनके बारे में उनकी डिटेल, उनका ब्रोशर निकाल के सूचना प्राप्त कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। अपने संगठन के उत्पादों, आपकी अगर कोई कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी की सर्विसेज के बारे में अगर सूचना बताना चाहते हो लोगों को, तो वो सूचना आप वेबसाइट बना के दे सकते हो लोगों को। ये सब चीज़ें जो संभव हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से संभव हुई हैं। अब हम बात करते हैं एक छोटी टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको आप ई वाणिज्य कह सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य भी कह सकते हैं। जब वाणिज्य में क्रय विक्रय और सहयोगी क्रियाओं के संचालन में, वाणिज्य में क्या होता है, खरीदने और बेचने की क्रिया को वाणिज्य कहते हैं, और साथ में कुछ सहयोगी क्रियाएं होती हैं जो कि इसको सपोर्ट करती हैं खरीदने बेचने को। तो उनके संचालन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जब हम कॉमर्स में, जब हम जो खरीदने बेचने का काम है उसमें या फिर सहयोगी क्रियाओं में उनको चलाने के लिए सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स कहा जाता है। तो इसमें हमको जो सूचना तकनीक है, जिसमें कि कंप्यूटर, ये मशीनें, ये नेटवर्क, ये मॉडेम, ये सब चीज़ें शामिल हैं, इंटरनेट शामिल है, जब ये इन चीज़ों का उपयोग हम करते हैं कॉमर्स के अंदर तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ई कॉमर्स से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, उस प्रोसेस से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों, जो ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जैसे कंप्यूटर हो गए, मॉडेम हो गए, ठीक है ना, या नेटवर्क एक्सटेंडर हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं उन यंत्रों, कंप्यूटर एवं परस्पर जुड़े दूरसंचार जो तंत्र हैं उनका प्रयोग व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है। तो जब हम व्यवसाय के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उपयोग करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें विक्रय का प्रस्ताव, जो बेचने का प्रस्ताव है, तथा उसकी स्वीकृति, दोनों चीज़ें, प्रस्ताव भी और स्वीकृति भी इंटरनेट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित की जाती है। इसमें संबंधित पक्षों में भौतिक ऑब्लिक प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको फिजिकली उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, फिजिकली आपको सामान को छू के देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके घर पे फिजिकली सामान पहुंच जाएगा और आप पैसा उसको चाहे तो घर पहुंचने पे दे दीजिए या फिर आप उसको इंटरनेट पे ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र से का यूज़ करके दे दीजिए, जैसे गूगल पे होता है, भीम UPI है, किसी भी तरीके का जो ये सिस्टम है या प्रक्रिया है जिसमें दूरसंचार की तकनीक उपयोग में लाई जाती है, उसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हो। इसे ऑनलाइन व्यापार या फिर ई शॉपिंग भी कहते हैं। तो ऑनलाइन व्यापार या ई शॉपिंग भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कहा जाता है। तो जो ई कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, वो 3 तरीके का होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है 2 कंपनियों के बीच, यानी कि एक व्यवसाय और व्यवसाय के बीच। एक व्यवसाय है बिजनेस और दूसरा बिजनेस। जब बिजनेस और बिजनेस के बीच होता है तो उसको बोलते हैं B2B। ऐसे ही जब कंपनी और उनके ग्राहकों के बीच ई कॉमर्स किया जाता है तो उसको B2C बोलते हैं, मतलब बिजनेस से कस्टमर तक, B2C, ठीक है ना, B से C तक। तथा ग्राहक और ग्राहकों के बीच जब होता है तो उसको C2C कहा जाता है, कस्टमर टू कस्टमर, तो हो गया C2C, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का ई कॉमर्स होता है। सबसे पहले प्रकार का ई कॉमर्स होता है B2B, यानी कि व्यवसाय और व्यवसाय के मध्य। ये क्या होता है? लेन देन माल एवं सेवाओं के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच अथवा उत्पादक और थोक व्यापारी के बीच, ठीक है ना, या उत्पादक और थोक व्यापारी के बीच हो, या उत्पादक और आपूर्तिकर्ता के बीच में हो, या फिर थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के बीच में हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। उत्पादक जो माल को उत्पादन कर रहा है, और आपूर्तिकर्ता कौन होता है? जो कच्चा माल सप्लाई कर रहा है उत्पादक को। मान लीजिए एक कंपनी है जो कि आलू के चिप्स बनाती है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपूर्तिकर्ता कौन होगा? जो आलू बनाता है, जो आलू उगा रहा है वो आपूर्तिकर्ता है। उस आपूर्तिकर्ता से जो बिजनेस हो रहा है किसके साथ? जो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है वो B2B है। वो कैसा लेन देन है? बिजनेस से बिजनेस के बीच का लेन देन है। ऐसे ही जो उत्पादक होता है उसके और थोक व्यापारी के बीच में, आपको पता है उत्पादक से जो माल है वो थोक व्यापारी के पास आता है, फिर थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास आता है। तो थोक और उत्पादक के बीच
जो बिज़नेस है वो B2B है, क्योंकि बिज़नेस से बिज़नेस के बीच में बिज़नेस है, ठीक है ना, B2B है। ऐसे ही थोक व्यापारी से जो फुटकर व्यापारी के बीच है वो भी B2B है। तो ये सारे जो लेन देन हैं जिनमें माल और सेवाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, जैसे बिजनेस और दूसरे बिजनेस के बीच हो रहा है, तो वो होता है B2B, व्यवसाय एवं व्यवसाय के मध्य। कंप्यूटर तंत्र का उपयोग, कंप्यूटर जो तंत्र होता है, कंप्यूटर की जो प्रणाली है उसका उपयोग पूछताछ करने, आदेश करने अथवा लेने, वस्तुओं की आपूर्ति की सूचना देने, मूल्य भुगतान करने, इन सब कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है ना, B2B के अंदर। ऐसे ही है B2C। B2C में क्या होता है, एक और व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं B2C में और दूसरी तरफ होता है उपभोक्ता। मतलब एक तरफ हो गया बिजनेस और दूसरी तरफ हो गया कस्टमर, ठीक है ना, एक तरफ हो गया बिजनेस और दूसरी तरफ हो गया कस्टमर। जैसे मैंने ओला का आपको एग्जाम्पल दिया, तो ओला जो मेरे साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, मेरे साथ जो ई-कॉमर्स उसने किया है, ठीक है ना, ये दिनेश हो गया, ठीक है ना। तो ओला ने जो दिनेश के साथ जो प्रक्रिया की है, जो बिजनेस किया है, ई-कॉमर्स किया है, वो है B2C, बिजनेस से कस्टमर को, ठीक है ना। तो एक तरफ तो हो गया ओला यानी कि व्यावसायिक इकाई यानी कि उत्पादक, और दूसरी तरफ हो गया दिनेश या फिर मैं यानी कि उपभोक्ता। तो ई-कॉमर्स के प्रयोग से एक व्यावसायिक इकाई हर समय अपने ग्राहकों के संपर्क में रहती है। तो अभी भी जैसे ओला मेरे संपर्क में है, वो बता रही है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मेरा स्कूटर अब तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं और ओला आपस में संपर्क में बने हुए हैं। इसमें विपणन क्रियाओं की एक बड़ी श्रृंखला सम्मिलित होती है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज सम्मिलित होती हैं, जैसे कि प्रमोशन, संवर्धन। जब ओला ने मेरे को एड्स भेजने शुरू किए, फिर उसने मेरे से ऑर्डर प्राप्त किया, फिर मुझे आपूर्ति की सूचना वो दे रहा है, ठीक है ना। अभी वो बता रहा है कि मेरा स्कूटर बन रहा है, जब वो डिलीवरी वहाँ से भेजेगा, जब वो वहाँ से डिस्पैच करेगा तो भी मुझे सूचना देगा। तो सारी चीज़ें किस तरीके से किस माध्यम से मुझे दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे रहा है, ठीक है ना। इंटरनेट का माध्यम भी उसने यूज़ करके मेरे को दिया है, इसलिए हम दोनों के बीच में B2C ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है ना, B2C प्रक्रिया हो रही है। अगला है C2C। अभी C2C क्या होता है, C2C का मतलब हो गया कस्टमर टू कस्टमर, उपभोक्ता और उपभोक्ता के बीच में होने वाली जो ई-कॉमर्स एक्टिविटी है उसको C2C कहा जाता है। सामान्यतः दोनों ओर इसमें उपभोक्ता होते हैं और वो ऐसी वस्तुओं का लेन देन करते हैं जिनके लिए कोई विद्यमान बाजार नहीं है, जिनके लिए पहले से कोई बाजार बना हुआ नहीं है, जैसे इस्तेमाल की हुई पुरानी पुस्तकें या पुराने घरेलू उपकरण आदि। तो जो पुराने घरेलू उपकरण हैं उनके लिए कोई बाजार तो बना हुआ नहीं है, तो इसलिए जो C2C ट्रांजैक्शन होती है, जैसे OLX हो गई, तो OLX का आपने उपयोग शायद किया होगा, अपना पुराना सामान आप OLX के माध्यम से बेच सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आप, क्योंकि आप भी कस्टमर हो, एक आपने सामान खरीद रखा था, आपने उसको यूज़ किया, अब आप उसको आगे यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप उसको बेचना चाहते हो, तो आप ओला के माध्यम से दूसरे कस्टमर को उस माल को बेच देते हो। तो ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है, कस्टमर और कस्टमर के बीच में, इसलिए इसको C2C कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अब बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अभी तक तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, जिसको कि ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कहते हैं या ई शॉपिंग भी कहते हैं। अब है एक बड़ा टर्म जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय जो है, व्यवहार में ई व्यवसाय शब्द का अर्थ व्यापक है, बहुत बड़ा है। ई व्यवसाय में न केवल ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच लेन देन होता है, बल्कि जो एक व्यावसायिक इकाई होती है, एक फर्म होती है, उसके जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके जो बहुत सारे विभाग होते हैं और जो व्यक्ति होते हैं उसमें काम करने वाले, उनके बीच भी व्यावसायिक लेन देन और आदान प्रदान होता है। तो ई व्यवसाय जो है ई-कॉमर्स से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें ना केवल ई-कॉमर्स शामिल है, बल्कि साथ में ऐसे ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं जो कि एक व्यवसाय के अंदर ही अंदर होते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ई व्यवसाय शब्द का अर्थ व्यापक है। ई व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, हमने अभी बात की थी, ठीक है ना। इसमें ई कॉमर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक विधि से संचालित अन्य व्यावसायिक कार्य जैसे उत्पादन, ठीक है, लेखांकन, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, कर्मचारी प्रबंध, जब आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना हो, प्रशासन, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय एक व्यापक शब्द है। दूसरे शब्दों में ई व्यवसाय में न केवल B2B
B2C एवं C2C ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं, बल्कि इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? फर्म में विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत और लेन देन, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय ई कॉमर्स से बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी शामिल है। तो ई कॉमर्स या फिर ई व्यवसाय के लाभ क्या क्या होते हैं, क्या फ़ायदे हैं ई कॉमर्स या ई व्यवसाय के? सबसे पहला लाभ तो है विस्तृत पहुंच। एक आपके बगल के दुकानदार की पहुंच उतनी नहीं होगी जितनी कि एक ग्रॉसरी वेबसाइट की होगी। आपके बगल में एक पंसारी होगा, ठीक है ना, वो सामान बेचता होगा तो कितने घरों को बेचता होगा? जो आपके मोहल्ले के घर होंगे, 100 घर, 150 घर। बल्कि अगर आप जैसे ग्रोफर्स है या फिर अमेजन की पेंट्री सर्विसेज हैं, वहाँ से अगर आप देखोगे तो उनकी पहुँच पूरे देश में है। या फिर ग्रोफर्स की तो कुछ राज्यों के कुछ शहरों में होगी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कितने बड़े पैमाने पर वो काम करते हैं, उनकी पहुँच कितनी विस्तृत है। ठीक है, अमेजन की पहुँच तो पूरे देश में है। ठीक है, तो उनकी ई कॉमर्स का या ई व्यवसाय का सबसे पहला लाभ होता है विस्तृत पहुंच। आपकी रीच बढ़ जाती है, आपकी पहुंच बढ़ जाती है। दूसरी है बेहतर ग्राहक सेवा। आप क्योंकि आपकी पहुंच बहुत बड़ी है तो आपको देखना है कि आपके ग्राहक नाराज़ ना हो, तो आपको एक प्रेशर रहता है, आप एक बहुत अच्छी बेहतर ग्राहक सेवा देने की कोशिश करते हो। कभी अगर आप, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अगर अमेजोन से सामान मंगाता हूँ तो अगर कोई सामान ख़राब आता है तो वो तुरंत बिना कोई सवाल पूछे मेरा सामान वापस ले लेता है। ठीक है ना, या बदल देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। जबकि मेरे अगर घर के बगल वाला कोई दुकानदार होगा वो उसको बदलने में आनाकानी कर सकता है। तो इसलिए ग्राहक सेवा बेहतर होती है। लेन देन के समय में कमी। तो जो ई कॉमर्स होता है उसमें लेन देन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पेमेंट के देने की बात हो, चाहे वो डिलीवरी के देने की बात हो। ठीक है ना, तो उनके समय में कमी आती है। दूसरा है लागत और मूल्य में कमी। अब ई कॉमर्स वाली या ई व्यवसाय करने वाली कंपनियों को उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो एक बड़े शहर के बहुत महंगे बाज़ारों में अपना शोरूम खोलें। वो कहीं पर भी अपने एक वेयर हाउस खोल सकते हैं, जो कि सस्ती जगह पर वो बनाते हैं। वहाँ पर उस वेयर हाउस में सामान रखते हैं और अपना सारा सामान वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं। तो उनको जो चीज़ों की लागत होती है वो कम पड़ती है। इसलिए लागत कम पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है मूल्य भी वो कम रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स पर आपके बगल की दुकानों से जो सामान का मूल्य है वो कम होता है। ऐसे ही बड़ी मात्रा में व्यवसाय और लाभ। तो मैंने जिससे कहा उनकी पहुंच बहुत विस्तृत होती है, वो कई राज्यों में सामान बेच रहे हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में सामान बेच रहे हैं, तो वो बड़ी मात्रा में व्यवसाय कर पाते हैं। और बड़ी मात्रा में व्यवसाय होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनको लाभ भी बहुत बड़ा होता है, बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, सबसे लास्ट बात आती है ग्राहकों को सुविधा की। तो ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स आपको बहुत, आपने करके देखा होगा, तो ग्राहकों को उसमें बहुत सुविधा रहती है। क्यों? सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर बैठे ही अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। उनको सामान रिटर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, तो ये सब ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे ही अब है ई कॉमर्स या ई व्यवसाय की कुछ सीमाएं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ पर ई कॉमर्स जो जनरल, जो साधारण वाला व्यवसाय होता है उससे पिछड़ता है। सबसे पहला है ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क नहीं। तो जब आप बगल के दुकान पर जाते हो, उससे दुकानदार से 3 बातें करते हो, तो वो आपके साथ एक व्यक्तिगत संपर्क बना लेता है, आपका विश्वास जीत लेता है, जो कि यहाँ ई कॉमर्स के केस में संभव नहीं हो पाता है। वस्तुओं को वास्तविक रूप से देखकर या छूकर आप उसकी जांच करके नहीं देख सकते। ई कॉमर्स में एक लिमिटेशन ये भी है कि आप वस्तु को वास्तविक रूप से नहीं देख सकते या उसको छूकर या जांच कर नहीं देख सकते। जो आप देख रहे हो उसकी फ़ोटोज़ देख सकते हो, उसको वीडियोस देख सकते हो, उसकी समीक्षाएं पढ़ सकते हो, उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। वस्तुओं की सुपुर्दगी में इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है। कई बार जो उसकी डिलीवरी होती है वो, क्योंकि बहुत दूर बैठे किसी आप सेलर से सामान खरीद रहे हो, तो वहाँ से माल को भेजने में आपको समय लगता है। हालांकि समय धीरे धीरे कम हो रहा है। दोषपूर्ण वस्तुओं को वापस लौटाना अधिक समस्या हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जो फॉल्टी जो आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो, दोषपूर्ण वस्तुएं आपके पास आ जाती हैं, उनको वापस नहीं लौटा पाते, उसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ता है।
ये उन वस्तुओं की खरीदारी के लिए उपयुक्त नहीं है ई कॉमर्स जिनका क्रय कभी कभी ही किया जाता है। जैसे कार है, तो कार को आपको ख़रीदने के लिए क्या है, आपको कितना कितना डिसीजन लेना पड़ता है। आप जाते हो, टेस्ट राइड लेते हो, चला के देखते हो, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स भी उसमें इनपुट देते हैं, वो भी बात करते हैं, जाके देखते हैं कलर कैसा है, स्पेस कैसा है, कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कितना कितना लेग रूम है, ठीक है ना। 50 उसमें पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं। तो इन वस्तु की खरीदारी के लिए ई कॉमर्स उपयुक्त नहीं है, और ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका कि क्रय आप कभी कभी ही करते हैं। साथ में ई कॉमर्स के सामने अनेकों जोखिम भी आपको होते हैं। ई कॉमर्स में बहुत सारे जोखिम होते हैं। कौन कौन से जोखिम होते हैं? जैसे आपको लेन देन का जोखिम हो सकता है, आदेश लेने में, सुपुर्दगी में, भुगतान में बहुत सारे जोखिम है। हो सकता है आपका जो पेमेंट है, आपने किसी गलत वेबसाइट पे पेमेंट कर दिया, आपका पेमेंट फंस गया, या फिर आपको माल की डिलीवरी वो देने आ रहे थे और माल की डिलीवरी नहीं कर पाए और बोल दिया कि माल डिलीवर कर दिया, ठीक है ना। या फिर आप ऑर्डर दे रहे थे तो ऑर्डर सही से दे नहीं पाए। तो बहुत सारे इसमें जोखिम हो सकते हैं। फिर आंकड़ों को संग्रहण एवं प्रसारण से हो सकता है जोखिम आपको, मतलब जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर आप अपना एड्रेस डालते हो, अपना फ़ोन नंबर डालते हो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देते हो, कई बार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तक डालनी पड़ती है। तो वो जो आंकड़े हैं हो सकता है वो चोरी हो जाए, उनको कंपनी स्टोर कर ले और फिर कहीं कोई उन डेटा को लीक कर दे, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये भी एक जोखिम हो सकता है। या फिर आंकड़ों की गुप्तता से, आपके जो आंकड़े हैं उनको वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहे हैं, उनको वो कहीं और बेच दे रही कंपनी, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जोखिम ई कॉमर्स के सामने आते हैं। फिर ई कॉमर्स को सरल बनाने के लिए, ई कॉमर्स को, ई व्यवसाय को सुगम करने के लिए हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? सबसे पहली चुनौती तो है पर्याप्त इंटरनेट ढांचे की कमी। कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर, मतलब अधिकतर जगह ऐसी हैं अभी भी देश में जहां पर कि आपको इंटरनेट की समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जगह ऐसी जहां पर कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो ये इंटरनेट ढांचे को बनाने की आवश्यकता है। फिर सुपुर्दगी और भुगतान संबंधित समस्याएं होती हैं, कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ठीक है ना, तो उन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। फिर साइबर कानूनों की अनुपस्थिति, हमारे देश में ऐसे तगड़े, ऐसे अच्छे कानून नहीं हैं जिनके की माध्यम से हम जो उपभोक्ता हैं उनको साइबर क्राइमों से बचा सकें, ठीक है ना। तो साइबर कानूनों की अनुपस्थिति है, आपके डेटा को कहीं भी कोई भी कैसे भी यूज़ कर ले रहा है, उसके संबंध में कोई कानून नहीं है। तो इसके लिए ये जो चुनौतियां हैं ये ई कॉमर्स व्यवसाय को सीमित करती हैं, ठीक है ना। तो इन चुनौतियों को पार पाना भी ज़रूरी है ई कॉमर्स को फैलाने के लिए। अब है ई कॉमर्स के सौदे की प्रक्रिया कैसे होती है, ई कॉमर्स पर एक सौदे को कैसे आप अंजाम देते हो। जैसे मैंने अपना उदाहरण बताया था, सबसे पहले खोज करते हैं। तो मेरे को इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदना था, तो मैंने खोज करी, इंटरनेट पे ढूंढा, तो मुझे मिला कि ओला स्कूटर लेना चाहिए। फिर दूसरा आता है आदेश। तो जब मुझे ओला स्कूटर अच्छा लगा तो मैंने उसको प्री बुक कर दिया। उसके बाद जब उसकी बुकिंग की बारी आई, उसके बैलेंस पेमेंट की बारी आई, वो सब मैंने कर दी। तो इस प्रकार से आदेश मैंने दे दिया। फिर उसके बाद जब आदेश दिया तो मैंने साथ साथ उसका भुगतान भी किया, उसका पेमेंट भी कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट किया, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इसके बाद बात आएगी, तो जो ओला ने जब मेरा पेमेंट ले लिया, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया, उसका वो रजिस्ट्रेशन कराएगा स्कूटर का, और फिर मेरे को डिलीवरी के लिए स्कूटर को भेज देगा। और सबसे लास्ट में आती है विक्रय उपरांत सेवा। जब ओला ने स्कूटर मेरे को हैंड ओवर कर दिया, मैं स्कूटर को चला रहा हूँ, अगर मेरे को स्कूटर को खरीदने के बाद, क्रय करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी मुझे विक्रय उपरांत सेवा देगी। अभी ओला बोल रही है कि अगर मेरे स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका आदमी मेरे घर आएगा और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेगा, उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो ये है सौदे की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से ई कॉमर्स में एक सौदा किया जाता है, ठीक है ना। आपको मैंने अपने एग्जाम्पल से ही समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ समझ में नहीं आया है, वैसे तो टॉपिक बहुत आसान है,
आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे से मैसेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।